गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से मुझे कंफर्म कर दीजिए। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा? खुशी पाठक, अनीता, जतिन गुलाटी, हरमनप्रीत सिंह, ममता, प्रज्ञा, नंदू, नितिन, अंशिका, मुस्कान, चांपन, चांपना, वर्षा, मिराल, यश, कानिश, शारिक, अंश। बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं हमारे पास में। विकास, खुशबू, नयन, कानिस, नेहा, प्रिंस, मोहित, श्रीजा, प्रज्ञा, युवराज, शारिक, बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छे से और जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एंड हम लोगों ने बेटा कल शुरू किया था एक चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। हमने शुरू किया था फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर का। एंड साथ के साथ में मैंने आप लोगों को जो है बीआरएस का भी लेक्चर्स आपको देखने को दिए थे। उसकी जो एनोटेटेड फाइल है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके जो लेक्चर्स है वो भी आप लोगों को आगे है, उसके जो लेक्चर के नोट्स की फाइल होती है वो भी आप लोगों को मिल चुकी है। और साथ में मैंने जो ट्रैकर आप लोगों का बना हुआ है उसमें भी उसकी डेट्स डाल दी है कि कौन सी डेट तक आप कौन सा कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी ये रखा 3 दिन में 2 क्लासेस, 3 दिन में 2 क्लासेस उस हिसाब से। तो आप वो अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करते हुए उसके साथ साथ देखते चलेंगे तो हमें ही बेनिफिट होगा बेटा। बहुत बार बच्चों को ये लगता है, ये बच्चे कहते हैं कि सर हमें इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। बेटा अगर मैं आप लोगों से सच्ची ये बात करूं तो मैं आप लोगों की थोड़ी सी आंखें खोलना चाहता हूं। क्या मैं आंखें आप लोगों की खोल सकता हूं? खोल दूं आंखें या आंखें बंद ही रहने दूं? या आंखें बंद ही रहने दूं? तो मुझे बताएंगे, क्या मैं आप लोगों की आंखें खोल सकता हूं, क्या आंखें बंद ही रहने दूं? सर आंखें खोल दीजिए हमारी। बेटा आप लोगों को पता है आप लोग पेपर देने वाले हैं जनवरी 2025 में, और इससे पहले जून 24 में पेपर हुआ था, सितंबर 24 वालों के पेपर चल रहे हैं। अब बात समझने की कोशिश करना बेटा, जब आप लोग जनवरी 25 में पेपर देंगे तो उस समय कितने सेट ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने तैयारी के सामने पेपर देने आएंगे, प्लीज समझने की कोशिश करना। जो बच्चों ने जून 24 के पेपर क्लियर नहीं करे थे उन सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चे तो सितंबर का अटेम्प्ट दे रहे हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो सितंबर का अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, वो देंगे जनवरी 25 में पेपर। तो पहले सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो बच्चे, समझना, जिन्होंने जून 24 का पेपर दिया था, जिन्होंने तैयारी मान लो जनवरी से शुरू कर दी होगी उससे ही पहले से। तो वो कितनी बार सिलेबस को अपने पास पढ़ के आ रहे होंगे, पहले सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो है। दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स है सितंबर 24 के में मैं कौन से बताने जा रहा हूं, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, मतलब रजिस्ट्रेशन कराई थी फॉर सितंबर 24, बट उन्होंने देखा कि मेरी प्रिपरेशन कम हुई, तो वो बच्चे जनवरी 25 के पेपर देंगे। जिनका अटेम्प्ट बन रहा था सितंबर 24 का, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो मई से पहले करा ली थी, पर उन वो 4-5 महीने में तैयारी नहीं कर पाए तो सितंबर 24 का पेपर ही नहीं देने का सोचा उन्होंने। यहां पे ही बच्चा लिख रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, सितंबर में पेपर दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, मैं ऐसा कर, जो फर्स्ट टाइम देने वाले थे, जो फर्स्ट टाइम देने वाले थे सितंबर में, और उन्होंने पेपर नहीं दिए, अब वो फर्स्ट टाइम ही देंगे जनवरी 25 में। तो ये भी एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है। तीसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो जो सितंबर 24 में क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो अभी पता चल जाएगा कुछ समय के बाद, वो पता चल जाएगा कुछ समय के बाद। चौथे सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई जैन 25 के लिए,
बट जिन्होंने जुलाई 24 से तैयारी शुरू कर दी, जो हमारा पहला बैच शुरू हुआ था, इन्होंने, वो बच्चे भी बहुत सारे हैं। और 5वें नंबर पे आ रहे हो आप लोग, जो जनवरी 25 में पेपर देंगे और जिन्होंने तैयारी शुरू करी है अगस्त एंड में। अब मुझे सच्ची सच्ची सोच के बताओ, इन पांचों कैटेगरीज में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अपनी तैयारी सबसे लेट शुरू कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें भी जनवरी 25 के पेपर क्लियर करने हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि अगर आप जो चीज पाना चाहते हैं, वो उस चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो सोच के बैठे हैं ना, हाँ हाँ हो ही जाएगा, देख लेंगे, चल जाएगा, ऐसे नहीं होना। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं हकीकत से बयान कर रहा हूं, जिसके लिए मैं आपको यह चाहता हूं कि आप सच में अगर आप सच में ये चाहते कि मैं जनवरी 25 के अटेम्प्ट को पहली बार में क्लियर कर दूं, जनवरी 25 के अटेम्प्ट को पहली बार में क्लियर कर दूं, तो उसके लिए मुझे तैयारी अव्वल नंबर की करनी पड़ेगी यार। और आप लोग जो है, एक दिन में 2 क्लास देखने के लिए आप लोग दिन में मेहनत करने के लिए अभी भी डर रहे हो। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा बताओ। बेटा आपका कंपटीशन जो है, देश में इतने सारे बच्चे हैं जो पेपर देने वाले हैं, उसमें से इंस्टीट्यूट ने इस बार तो 15% ही निकाले थे। चलो 20, 25, 30% बच्चे पास होंगे देश में, तो आपको पास होना है ना, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? द ओनली थिंग इज मेहनत, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तो हमारा काम है आपको मेहनत करवाना, मेरा पर्पस है आप लोगों को पेपर क्लियर करवाना, और उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चे, जिस तरीके से अगर मैं गाइड कर रहा हूं, अगर वो उन सारी चीजों को फॉलो करते जाएंगे, तो बेटा आप बिल्कुल जनवरी 25 के एग्जाम्स क्लियर करके दिखाएंगे। और वही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्लियर करके दिखाना। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से बच्चे पेपर देने वाले हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी प्रिपरेशन से, मुझे फर्क पड़ता है कि मैंने क्लियर करके दिखाना। आप पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो, तो आपको होना चाहिए कि यस मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा, मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा, और मैं निकाल के दिखाऊंगा। और मेरे लिए बेटा एज अ टीचर मैं हमेशा बोलूंगा, हर टीचर आपको क्लास में सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करेगा, पर मैं हमेशा बोलूंगा आपको चारों के चारों निकालने विकी बेटा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक ही पेपर निकालना है। बेटा अगर एक में 90 आ गए ना, किसी एक में 35 नंबर आ गए, चारों देने पड़ेंगे अगली बार, आपके लिए चारों जरूरी है। पर मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो है वो सिलेबस अकाउंट्स का है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक उसका है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें समय लगना है विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस। तभी तो आप लोगों को चाहता हूं कि सही समय पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अभी तभी तो मेहनत करा रहा हूं आपसे। और हम इस चीज का रोना लेके बैठ जाते हैं, सर ने हमें एक क्लास लाइव ले रहे, एक क्लास हमें रिकॉर्डिंग की दे दी, ये है वो है फलाना ढिमकाना, हमसे मेहनत नहीं होगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कैसे चलेगा बेटा? फिर देखते रहना सिलेबस आपका जनवरी में खत्म होगा, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा। तो इसीलिए मैंने सोच समझ के आपकी प्लानिंग के हिसाब से किया कि ताकि आप लोग टाइमली कंप्लीट करो, फिर टाइमली रिविजन करो और जनवरी में पेपर क्लियर करके दिखाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए अब बहाने नहीं ढूंढने, काम ना करने के, अब करके दिखाना है। ठीक है, चलो मोटिवेशन मिल गई? हाँ सर मिल गई। अब हम मेहनत करेंगे, अब हम मेहनत करेंगे और करके दिखाएंगे बिल्कुल। चलो भाई आ जाओ जरा मेरे साथ में। जो बच्चे साइंस वाले, देखो मैंने पहले बोला उनके लिए अगर मुश्किल होता है तो वो बच्चे बाद में कर लीजिएगा, मेरे को मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि उनका थोड़ा सा क्या है, वो अकाउंट पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं तो मुश्किल आती है, तो वो अल्टीमेटली अपने पास बाद में कर सकते हैं। बट बाकी बच्चों को मैं सिर्फ अपने पास यही बात बोलूंगा, जो है वो साथ साथ जरूर करते हैं। साइंस वाले कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाद में कर लेना, ठीक है ना? चलिए जी, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर का जो हमारे पास टॉपिक है बेटा, उसके अंदर में हम लोगों ने कल जो बातें की थी, हमने कहा था चैप्टर बहुत ही वैसे आसान है। हम सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेले व्यक्ति की बात करेंगे
पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एनपीओ, इनकी बातें अलग से होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीजें आती है वो आती है आपके पास ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, बिकॉज अल्टीमेटली क्या आपको क्या जाननी है? प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है, परफॉर्मेंस जाननी है पूरे साल में क्या है। फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है, क्या जानने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। हाउएवर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एक अकाउंट और बनाएंगे, वो आगे जाके सिखाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो आगे जाके सिखाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती है बेटा? ओपनिंग स्टॉक जाता है। आपका इससे पहले तक क्या बन चुका होता है? देखो, आपने जर्नल एंट्रीज डाली, आपने लेजर अकाउंट्स बनाए, आपने उसके बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाया। जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दिख रही है मतलब उसकी एंट्री पास हो चुकी है। जितनी चीजें ट्रायल बैलेंस में दिख रही है उनका सिंगल इफेक्ट होना है। सिंगल इफेक्ट का मतलब है अगर तो वो कोई खर्चे इनकम की चीज है तो ट्रेडिंग पीएल में जाके खत्म हो जाएगी। अगर वो एसेट लायबिलिटी है तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो बैलेंस शीट में दिख जाएगा। सिंपल, उनका सिंगल इफेक्ट है। तो जो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, परचेज दिख रही है, रिटर्न्स माइनस कर देंगे। टू आपके पास में जो है क्या आएगा बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आएंगे। बाय सेल्स आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मेजरली एडजस्टमेंट्स में ही होता है, नीचे दिया होता है, तो उसके दो इफेक्ट है, एक यहाँ पे दिख जाएगा, फिर एक बैलेंस शीट पे आ जाएगा जो कल बताया था। अभी सारी एडजस्टमेंट एक करके करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक कैरेज इनवर्ड है, वेजेस वगैरह, फ्रेट इनवर्ड दे रहा है, ऑक्ट्रॉय दे रहा है, वो सारी चीजें आ गई। फिर जीपी आ जाएगा, ये जीपी बैलेंसिंग फिगर होगा या ग्रॉस लॉस रेयर केस में। तो जीपी के बाद आप क्या डाल देंगे? इसे उठा के कहां ले जाएंगे? पीएल में। और फिर आप वहां पे क्या डालेंगे? बाकी सारे खर्चे। बाकी सारे खर्चे क्या है? चाहे वो सैलरी है, क्या ऑफिस के खर्चे है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, कोई ट्रैवलिंग का खर्चा है, सेल्समैन की कमीशन है, स्टाफ की सैलरी है, ऑडिटर की फीस है, कोई लीगल खर्चे है, जो भी खर्चे सारे आ रहे हैं, कोई लोन लिया उसका ब्याज है, बैड डेट्स है, जो भी सारे खर्चे, डेप्शन वगैरह सब कर देंगे। कोई मिसलेनियस इनकम आ गई, कोई रेंट की इनकम है, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिला, फिर लेट से आपने को रद्दी वगैरह बेची उसके पैसे आए, फिक्स एसेट वगैरह बेचा उसका प्रॉफिट हुआ, तो वो सारी चीजें आ जाएगी। और फाइनल करके क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट या लॉस, वो कहां चला जाएगा? कैपिटल में। तो ये कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है लॉस है तो माइनस हो जाएगा। और फिर क्या चल जाएगी बेटा आपके पास? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या हो जाएगी? राइट साइड में बेटा सारे एसेट्स आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज आ जाएगी और कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल में क्या करेंगे? जो वैल्यू उसने दे रखी है वो, साथ में जो प्रॉफिट था वो ऐड हो जाएगा, लॉस है तो माइनस। अगर ड्रॉइंग्स दे रखे ट्रायल बैलेंस में तो ड्रॉइंग्स इसी में से माइनस हो जाती है, ड्रॉइंग्स इसमें से माइनस हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था दो अप्रोचेस वैसे बैलेंस शीट की होती है, लास्ट में जाते जाते बताया था। और मैंने कहा था इसमें से जो पॉपुलर अप्रोच है परमानेंस है। अगर आपसे ट्रू फॉल्स में पूछता है, पहले फिक्स एसेट फिर करंट एसेट, पहले कैपिटल फिर लायबिलिटीज, वो अप्रोच है। बट हमारे क्वेश्चन में आप सीक्वेंस जैसे दिख रही है आप वैसे डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल आपको पहले कराया था पोपटलाल जी का, पूरी एंट्रीज का फ्लो समझाया था कि आप जो अकाउंट बना रहे हो ट्रेडिंग और पीएल, वो एंट्रीज चल रही है। ट्रेडिंग अकाउंट टू सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग टू पीएल, जीपी आया, फिर पीएल में खर्चे डले, इनकम डली, लास्ट में पीएल का प्रॉफिट कहां गया? कैपिटल में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कराई थी जिसके बेस पे आपका क्या हो रहा था? आपका ये एंट्री चली। बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई एंट्री नहीं है। और फिर अगले साल जाके क्या डलती है बेटा? ओपनिंग एंट्री भी डलती है। अगले साल जाके क्या डलती है? ओपनिंग एंट्री डलती है। वो ओपनिंग एंट्री जो डलती है उसमें क्या आ जाता है? पिछले साल से सारे जो एसेट्स उठ के आए और लाइबिलिटीज और कैपिटल उठ के आए, तो अगला साल शुरू होगा, ठीक है। नाउ मैं आप लोगों के साथ बेटा आज के सेशन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। आई एक्सपेक्ट कि आप सही बच्चों ने वो होमवर्क के तीनों क्वेश्चन कर लिए होंगे अपने एंड पे। आई एक्सपेक्ट ये बात कि आपने होमवर्क के क्वेश्चन कर लिए होंगे। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन से, जनरल से क्वेश्चन से। कोई चीज होगी तो मैं उसको लास्ट में जाकर टेक कर लूंगा। अभी के लिए मैं अपनी आज की क्लास को जरा शुरू करना चाहता हूँ और हम बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज की। बेटा पेज नंबर 5 से शुरू हो रही है एडजस्टमेंट्स। हमारा अभी आराम से एडजस्टमेंट सीखते हैं हम एक एक करके। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, बच्चों को उतावलापन हो रहा था एडजस्टमेंट कब आएगी, एडजस्टमेंट क्या आएगी, लो आगे एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनते जाएंगे, एक एक करके सारी बातें सीखते जाएंगे। तो बेटा यहां पर मैं सबसे पहले आ रहा है बेटा एक्सपेंसेस की बात होने वाली है। बेटा एक्सपेंसेस जो है उसमें हम जनरली बोलते हैं 2 प्रकार से होते हैं। और ये जो टर्म सारी है आपने अपने जीवन में पहले सुनी भी है, ऐसी बात नहीं, मैंने आपको समझाई भी है, उसी को बाद में यहाँ पे बात आ रही है। बेटा एक्सपेंसेस जो होते हैं, मान लो सैलरी है, मान लो सैलरी है। अब सैलरी का खर्चा क्या होता है? आपके इंप्लॉय ने 12 महीने काम करा पर आपने उसे पे ही सिर्फ 10 महीने की सैलरी करी, तो बेटा 2 महीने की क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है खर्चा हो गया पर अभी तक पे नहीं किया। खर्चा हो गया, इंकर हो गया खर्चा, पर अभी तक आपने अपनी जेब से पैसा नहीं गया।
तो बेटा वो होते हैं आउटस्टैंडिंग खर्चे, जो एक्रू तो हो गए पर पे नहीं किए, एक्रू तो गए अब आपके पास पे नहीं करे। तो इसकी एंट्री क्या डलेगी बेटा, खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा, खर्चे को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि खर्चा कम दिख रहा है और वो मुझे पैसे अभी देने हैं, तो मेरी लायबिलिटी हो गई। तो एंट्री क्या बनी, खर्चा टू आउटस्टैंडिंग खर्चा। तो ये एडजस्टमेंट में नीचे दिया होगा कि 2 महीने की सैलरी देनी बाकी है, या अमाउंट दे देगा सीधा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ाने के लिए खर्चे को डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है डेबिट करेंगे। और आपके पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वैसे क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव, ये उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसको पैसे देने हैं। ये लायबिलिटी होगी। तो ये मेरा पीएल में चला गया खर्चा, और ये मेरी बैलेंस शीट में आ गया लायबिलिटी साइड में। तो आपके पास में ट्रेडिंग और पीएल में क्या होगा बेटा, खर्चे में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में बेटा आपके पास लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा। एक्रू का मतलब है बेटा आपके पास खर्चा देना तो बनता है, इंकर हो गया पर अभी तक पे नहीं किया, समय के साथ एक्रू हो गया, ना बोल दो ड्यू हो गया। 2 महीने की सैलरी इंप्लॉय ने काम किया, देनी तो बनती है, तो एक्रू हो गई पर मैंने पे नहीं करी। और एक होता है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है जो एक्रू नहीं हुई पर आपने दे दी, जो ड्यू नहीं हुई। मैं सिंपल कहता हूं, जैसे आपने अगले साल की भी अप्रैल की सैलरी इसी साल दे दी, अगले साल की अप्रैल की सैलरी भी इसी साल पे कर दी, तो क्या वो खर्चा भी इसी साल पीएल में ले जाऊंगा, नहीं, वो तो अगले साल लेके जाऊंगा, काम तो वो अगले साल करेगा। तो वो बोलते हैं प्रीपेड। जब आप ज्यादा दे देते हो तो क्या बोलते हो बेटा, प्रीपेड। तो अब इस केस में खर्चे को कम करना पड़ेगा, और प्रीपेड मेरा एसेट हो गया, मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी खर्चे की। तो मेरी एंट्री क्या बनी, मेरी एंट्री क्या बनी, खर्चे को कम करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट, इससे खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है खर्चे को, उसको क्रेडिट करने से कम हो जाएगा, तो उसे कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा उसे जब अपने पास ट्रेडिंग पीएल बनाऊंगा। और जो प्रीपेड है वो मेरा एसेट हो गया बेटा, बैलेंस शीट में कहां दिख जाएगा, एसेट साइड पे आ जाएगा। जो मैंने एक्स्ट्रा दिया उसे डेबिट किया तो एसेट साइड पे आ गया, वो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्योंकि अगले साल मुझे पैसे क्या देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे ना। भाई अप्रैल की सैलरी अगर इसी साल दे दी तो अगले साल कम दूंगा, तो अल्टी मुझे मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे अगले साल पैसे कम देने पड़ेंगे। तो वो प्रीपेड हो गया। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, खर्चे को अगर आउटस्टैंडिंग है तो खर्चा बढ़ाना है और लायबिलिटी साइड दिखाना है, और कम करना है तो प्रीपेड है तो कम कर दिया और एसेट साइड पे आ गया, कम कर दिया और एसेट साइड पे आ गया। एग्जांपल लेता हूं आपके साथ में, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लीजिए मेरा ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, उसमें सैलरी दिखी और रेंट दिखा, ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में दिखने का मतलब होता है बेटा जिसकी एंट्री हो चुकी है उसका एक सिंगल इफेक्ट होता है, और नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड रेंट। नीचे ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा है, नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है कुछ और प्रीपेड रेंट में, दोनों का इकट्ठे ही ले लिया ना मैंने। तो बेटा जब आप पीएनएल बनाओगे, एक तो आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे और एक आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो यहां पे आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, देखो प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, समझो इस पॉइंट को। लायबिलिटीज और एसेट्स, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, ध्यान से देखो, जो सैलरी का खर्चा पीएनएल में जाएगा वो कितना जाएगा, सर 140 तो ट्रायल बैलेंस में दिख ही रहा है, 140 तो ट्रायल बैलेंस में दिख ही रहा है मेरे प्यारे बच्चे। 140 के अलावा कितना जाएगा, और कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, आउटस्टैंडिंग कितना है, 20। तो आउटस्टैंडिंग वाला इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो खर्चा इस साल का बनता था पर अभी तक पे नहीं किया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 160 हो गया पीएल में। और ये आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बेटा जो चीज एडजस्टमेंट्स में दी गई है मतलब उसके दो इफेक्ट क्यों आ रहे, क्योंकि एंट्री ही नहीं डली अभी तक। तो मैं एंट्री जब डालूंगा तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक खर्चा बढ़ाऊंगा डेबिट करने से और एक लायबिलिटी बढ़ गई। एक खर्चा बढ़ा दिया तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसका सिंगल इफेक्ट है,
और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में दिया इसकी जब एंट्री डालोगे तो दो इफेक्ट हो गए, मतलब एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है ना। सेम तरीके से अगला कौन सा है, रेंट। अब रेंट का कितना खर्चा दिया है, 90,000। और रेंट में क्या है, रेंट में कुछ प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, जो अगले साल के पैसे इसी साल दे दिए, अगले साल के पैसे इसी साल दे दिए। तो बेटा हमारे पास में अगले साल के पैसे जब इसी साल दे दिए, तो ये जो अमाउंट दिख रहा है 90, इसमें 8,000 अगले साल का दिख रहा है। दो इफेक्ट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वो एंट्री नहीं डाली अभी तक। जब आप ये एंट्री डालोगे बेटा, कोई एंट्री डालते हो तो डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट आता है ना, एक डेबिट एस्पेक्ट है, क्रेडिट एस्पेक्ट है। तो इसमें क्या करोगे, आपका डेबिट एस्पेक्ट क्या आया, प्रीपेड रेंट, वो एसेट साइड पे दिख जाएगा 8,000। और सेकंड क्या हो गया, आपका खर्चा कम हो जाएगा प्रीपेड, क्योंकि वो ज्यादा दिख रहा है। तो आपका इस साल खर्चा कितना जाएगा, 82 जाएगा। तो आप दो इफेक्ट देंगे इसके, जो पेमेंट अगले साल की इसी साल कर दी, जो अगले साल वाले की पेमेंट इसी साल कर दी। तो यहां पर में क्या हुआ, रेंट का खर्चा जो 90 दिख रहा था उसमें अगले साल का भी 8 जुड़ा हुआ था। तो इस साल का तो बेटा 82 ही है, जो 8 फालतू दिया वो तो प्रीपेड है, वो एसेट साइड पे जाएगा। तो हमारी एंट्री डली, उसके दो इफेक्ट हुए। एडजस्टमेंट में देने का मतलब क्या बेटा, जिसकी एंट्री नहीं डली तो डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों आएंगे। जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसकी मतलब एंट्रियां डल चुकी है, वो अगर खर्चा इनकम है तो सीधा पीएल में चला गया, एसेट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में दिख जाएगा, जो कल देखा था। तो यहां पर वही चीज आ रही है, यहां पर वही चीज आ रही है। तो 20,000 और 9,8 के दो दो इफेक्ट हो गए, 140 और उसका एक एक हो गया। हाउएवर अगले केस में देखो क्या फर्क आ रहा है। अगले केस में ट्रायल बैलेंस में क्या है, सैलरी, रेंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सब ट्रायल बैलेंस में है। सारी चीजें ट्रायल बैलेंस में है, सारी की सारी। मतलब कि अब एडजस्टमेंट्स में नहीं है, अब किस में दे रखा है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब किस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में ही, इसका मतलब है एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है। मतलब सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री डल चुकी है, प्रीपेड रेंट टू रेंट एंट्री डल चुकी है। मतलब कि इस 140 में, इस 90 में उसका इफेक्ट हो चुका है। अब हमें दोबारा से खर्चा नहीं बढ़ाना, अब हमें रेंट कम नहीं करना। जितनी चीजें यहां दिख रही है उनका क्या आएगा, एक इफेक्ट ही आना है। कितने इफेक्ट ही आने बेटा, एक इफेक्ट ही आना है, ठीक है ना। तो यहां पर में जो एक इफेक्ट है वो क्या हुआ, सैलरी का खर्चा कितना डलेगा पीएल में, अब सिर्फ 140, और रेंट का कितना डलेगा 90। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड रेंट कहां चले गए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, मतलब एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है। एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है तो सिंगल इफेक्ट आएगा बेटा, एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है तो बस सिंगल इफेक्ट आएगा आपका, ठीक है ना। तो जो एडजस्टमेंट्स में दिया अभी उसके आप एंट्री डालोगे, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों लोगे। ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है मतलब एंट्री डल चुकी है, अब सिंगल इफेक्ट रह गया उसका, डेबिट है तो डेबिट का, क्रेडिट है तो क्रेडिट का, जो भी है। खर्चा इनकम है तो ट्रेडिंग पेल में चला गया, एसेट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में चला गया। अब यहाँ पे सबके सिंगल सिंगल इफेक्ट है, ये दोनों पीएल में चले गए, और ये हमारे पास में एसेट लायबिलिटी पे आ गए, ठीक है ना। तो मैंने नोट लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे नोट लिख के दिया हुआ है, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इफेक्ट सिर्फ कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि एंट्री ऑलरेडी पास होगी और रिस्पेक्टिव खर्चा एडजस्ट हो चुका है, रिस्पेक्टिव खर्चा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो हम एक एक एडजस्टमेंट बड़ा बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझते चलेंगे, ताकि हमें दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। और ये आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जांपल्स इकट्ठे मैंने लिखे हुए, पेज नंबर 5 से शुरू हो रही है ये, ठीक है ना।
तो ये आपके पास आ रही है, ठीक है ना। नाउ अगला आ गया बेटा ऐसे ही इनकम का। इनकम का क्या हो रहा है, इनकम में भी दो चीजें होती है, इनकम में भी दो चीजें होती है। बेटा मैंने एफडी कराई, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने किसी को लोन दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कुछ इनकम आती है, तो उसमें भी दो चीज होती है बेटा, उसमें भी दो चीज होती है। जैसे एक होता है बेटा एक्रूड इनकम और एक होती है प्री रिसीव्ड इनकम। एक्रूड का मतलब क्या होता है, एक्रूड का मतलब होता है जो इनकम इस साल की बनती थी पर मिली नहीं, जो इनकम इस साल की बनती थी और मिली नहीं। अब बेटा देखो, जैसे खर्चे का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है ना। तो बढ़ाने के लिए आप डेबिट करते हो, कम करने के लिए क्रेडिट करते हो। ऐसे इनकम का नॉर्मली बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, इंक्रीज करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट, और कम करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। तो अब मेरी एक्रूड इनकम का मतलब है जो बनती थी और मिली नहीं, बनती थी और मिली नहीं। तो यहां पर मैं क्या होगा, मैं एंट्री डालूंगा एक एक्रूड इनकम टू इनकम। मैं इनकम को क्रेडिट करूंगा तो इनकम बढ़ जाएगी मेरी, और एक्रूड इनकम मेरा कहां दिख जाएगा, एसेट साइड पे, क्योंकि मुझे पैसे अगले साल मिलेंगे, इस साल तो मिले नहीं, अगले साल मिलेंगे। तो ये इनकम एक्रू तो हो गई, अर्न तो हो गई, पर मुझे मिली नहीं। मैंने बैंक में एफडी कराई, बैंक वालों ने अभी इस साल का इंटरेस्ट मुझे अभी नहीं दिया, वो कहते हैं अगले साल ही देंगे, इकट्ठे 2 सालों का। बनता तो इसी साल का है ना, बनता तो इसी साल का है, तो उन्होंने इस साल नहीं दिया। मैंने किसी को लोन दिया, उसने मुझे इंटरेस्ट देना था, अभी दिया ही नहीं इंटरेस्ट, तो बनता तो इसी साल का है, समय के साथ चल रही है चीज। तो इस वजह से क्या होगा, इनकम को बढ़ाएंगे। अब इनकम को कहां बढ़ाओगे, तो पीएनएल में जो इनकम दिखाओगे क्रेडिट साइड में, उसमें ऐड कर दोगे एक्रूड इनकम को। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और साथ में बैलेंस शीट में कहां दिख जाएगा, एसेट साइड में दिख जाएगा। तो दो इफेक्ट हो गए ना, जिसको डेबिट किया वो एसेट साइड में आ गया, जिसको क्रेडिट किया उससे इनकम बढ़ गई। तो दो इफेक्ट हो गए एंट्री डाली तो। और प्री रिसीव्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जो मिल तो गया पर एक्रूड नहीं था, इसी साल ज्यादा पैसे मिल गए, इसी साल ज्यादा पैसे मिल गए, पर थे अगले साल के, अगले साल का इंटरेस्ट भी इसी साल पे कर दिया। तो बेटा इनकम अब ज्यादा दिख रही है ट्रायल बैलेंस में, उसे कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। तो इससे इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो ज्यादा मिल गए वो प्री रिसीव्ड इनकम है, जो कहां दिख जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि मुझे अगले साल पैसे कम मिलेंगे। वो बंदा जो है वो अगले साल थोड़ा ना पैसे दोबारा देगा, वो अगले साल मुझे कम देगा। तो वो आपके पास होगा, तो इससे क्या होगा, लाइबिलिटी साइड पे दिख जाएगा आपका प्री रिसीव्ड इनकम, और इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक्रूड इनकम के दो इफेक्ट क्या है, एक एसेट है, एक एसेट साइड पे दिखा, एक इनकम बढ़ा दो। प्री रिसीव्ड इनकम का क्या है बेटा, प्री रिसीव्ड इनकम को हम अनअर्न इनकम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। जो पैसा है आपके पास एक्रू नहीं हुआ पर मिल गया, फालतू मिल गया, तो इनकम कम करो और लाइबिलिटी साइड पे दिखाओ। अब अगर ट्रायल बैलेंस मैंने आपके समक्ष दिया हुआ है, देखो मैंने ट्रायल बैलेंस आपके समक्ष दिया हुआ है, तो बेटा देखो हमारे पास मैंने एग्जांपल लिया है। अगेन यहाँ पे क्या बनाना है, वो पीएनएल अकाउंट बनाएंगे एक तो, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे स्वाति बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे बेटा। चलिए, और यहां पर मैं बेटा क्या क्या दे रखा है देखो, उसने बोला एफडी का इंटरेस्ट दे रखा है क्रेडिट में, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है। आपने किसी को लोन दिया, उसको प्रिंट, ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट मतलब ये आपकी इनकम है। पहले बोला एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो इंटरेस्ट बनता था और नहीं मिला, तो इससे क्या करेंगे बेटा, इनकम को इंक्रीज करेंगे। तो बाय
इंटरेस्ट ऑन एफडी 70,000, तो वो है जो मिल गया, प्लस क्या करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, कितना 5,000, 5,000, तो टोटल हो गया 75। और ये कहाँ दिख जाएगा बेटा एक्रूड इंटरेस्ट, एसेट साइड पे, जो बनता था मिलना और नहीं मिला, जो बनता था मिलना और नहीं मिला। क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, बेटा उसमें क्या है रिसीव्ड इन एडवांस है 3,000, यानी कि ज्यादा मिल गया, मतलब जो 60,000 मिला है उसमें 3,000 अगले साल का है, तो क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। माइनस प्री रिसीव्ड, तो 57,000, और इधर आ जाएगा प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट 3,000। ठीक है ना, तो यहां पर में दो इफेक्ट हो गए, देखो एक जी इनकम बढ़ाई गई, एक क्या बढ़ाई हमने इनकम बढ़ाई, 70,000 में 5,000 की इनकम बढ़ाई और एसेट साइड पे दिख गया। और प्री रिसीव्ड में क्या हो गया बेटा, ठीक है ना, प्री रिसीव्ड में क्या हुआ, इनकम को क्या किया कम किया 3,000 से, और वो लायबिलिटी साइड में दिख गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये चीजें ट्रायल बैलेंस में दे रखी हो, हाँ जैसे प्रीपेड वगैरह का बताया था सैलरी खर्चे वगैरह में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, वैसे यहां भी हो सकता है। देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी भी, इंटरेस्ट ऑन होंगे, एक्रूड इंटरेस्ट भी और प्री रिसीव्ड भी है, तो इनके अब कितने इफेक्ट होंगे, सबके सिंगल इफेक्ट होंगे। अब वो सीधा कहाँ चले जाएंगे एसेट साइड में, क्योंकि एंट्री डल चुकी है तभी तो वो आ रहे हैं, अपने आप थोड़ी ना टपक के आगे। तो यहाँ पे नोट नीचे मैंने लिखा हुआ था, अगर एक्रूड इनकम या प्री रिसीव्ड जो है ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तब सिर्फ इफेक्ट किस में होगा बेटा, बैलेंस शीट में होगा, क्योंकि एंट्री डल चुकी है और इनकम ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। अब सिंगल इफेक्ट होगा, क्या होगा बेटा, सिंगल इफेक्ट होगा। तो यहां पर मैं क्या क्या आया, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000, एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ आया, एसेट साइड में, डेबिट है, एसेट साइड आ गया, ये क्रेडिट है प्री रिसीव, तो ये लायबिलिटी साइड आ गया। ठीक है ना, तो यहां पर मैं सिंपल सी बात होगी बेटा, वैल्यूज आपकी सारी डल जाएगी, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है मतलब उसकी एंट्रियां डल चुकी है, अब उसका एंट्रियां डल चुकी है तो सिंगल इफेक्ट होगा। अगर वो कोई खर्चा इनकम है तो सीधा ट्रेडिंग पेल में गया, एसेट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में। जो नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है उसके दो इफेक्ट हो गए, एक इफेक्ट क्या हुआ आपके पास में, जो भी ट्रेडिंग पेल में हो रहा है कम है ज्यादा, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में हो गया। तो एक्रूड में क्या हो रहा था, इनकम बढ़ा रहे थे और एसेट साइड आ गया, फ्री साइड में क्या हो रहा था ज्यादा मिल गया तो इनकम कम कर दिया और लायबिलिटी साइड में आ गया। तो डेबिट क्रेडिट दोनों का एस्पेक्ट दे रहे थे, दोनों का दे रहे थे, ठीक है ना, तो वो चीज आ गई। तो यहां तक हमारे पास ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ, पहले फोर्थ मेरे साथ करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर हम करके आ चुके हैं, और मैं एक बार फिर से बताने जाता हूँ। प्री रिसीव्ड का मतलब है जो इस साल में बेटा अगले साल के मिल गए, रिसीव्ड होता है जो मिला, और प्री रिसीव्ड होता है जो अगले साल का इस साल मिला, ठीक है ना। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन का हमने पूरा चैप्टर किया था बेटा। डेप्रीसिएशन के चैप्टर में हमने कहा था जो डेप्शन हमारा एक नॉन कैश खर्चा है बेटा,
क्योंकि हमने एसेट खरीदा, उसको धीरे धीरे करके बांटेंगे, उसको डेप्रिशिएट करेंगे। इसको करने की बेटा दो एंट्रीज डाली जाती है। इसको करने की दो तरीके थे, दो मेथड से। इसको दो मेथड से करने के, एक बेटा था हमारा एसेट क्रेडिट मेथड, जो ज्यादा पॉपुलर हम यूज करते थे, विच इज उसमें क्या एंट्री डालते थे, डेप्शन टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। और एक मेथड था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, जो हमने बाद में किया था लास्ट में जाके, विच इज डेप्शन टू एक्यूमुलेटेड डेप्शन या प्रोविजन फॉर डेप्शन, जहां आप क्या करते हो, प्रोविजन फॉर डेप्शन में इकट्ठा करते रहते हो। अब डेप्रिसिएशन ने तो पीएल में ही चले जाने बेटा, बट पहले के इसमें क्या हो रहा है, एसेट में से वो माइनस करके दिख जाएगा नेट वैल्यू, एसेट ही कम होते जाता है। अगले केस में क्या होता है, एसेट अलग दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्शन अलग दिख रहा है, और उसे बैलेंस शीट में माइनस करके ही दिखाते हो। तो एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्शन जितनी है माइनस करके दिख जाएगी, ठीक है ना। जिसे मैं अभी विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों के दो दो एग्जांपल है, दोनों के दो दो एग्जांपल है, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं आपके जीवन में कभी, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास ट्रायल बैलेंस में मशीनरी लिखी है 5 लाख, और नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% इन एडजस्टमेंट्स, इन एडजस्टमेंट, तो बेटा हम एंट्री डाल रहे हैं, तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी बनी, 5 लाख का 10%, 50,000। तो यहां एंट्री क्या बनेगी, यहां इफेक्टिवली मेरी एंट्री हो रही है जिसको मैं दिखा रहा हूं, विच इज डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा कहां चले जाएगा, डेप्शन का खर्चा कहां चला जाएगा, तो डेप्शन का खर्चा चला जाएगा पीएल में, वो मेरा एक्सपेंस है, पीएल में चला गया। और बैलेंस शीट में एसेट क्या होके दिख जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ने क्या होना है, पीएल में चले जाना है। थाउजेंड वो मेरा खर्चा है। तो कितने की रहेगी मशीनरी, 4.5 लाख की, 4.5 लाख की। तो बेटा यहां पर एक सिंपल है आपने एंट्री जब डाली, तो एंट्री डालने से डेप्शन का जो खर्चा है वो तो पीएल में चला गया, और दूसरी तरफ एसेट हमारा क्या हो गया बेटा, एसेट हमारा कम हो गया, एसेट हमारा कम होके दिख गया, ठीक है ना। अगला, अगला है मेरे प्यारे बच्चों, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, अगर डेप्शन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मान लो मशीनरी भी दिख रही है और अब डेप्शन भी दिख रहा है, क्या इसका मतलब ये एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, यस। इसका मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास। हम इसके बाद में क्या होगा, सिंगल इफेक्ट होगा, क्या होगा बेटा, सिंगल इफेक्ट होगा, पीएल में जानी है डेप्शन, और बैलेंस शीट में दिखेगा एसेट। क्या एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, यस। तो क्या एसेट ऑलरेडी कम हो चुका है, यस। अब दोबारा से कम करने की जरूरत नहीं है। तो टू डेप्रिसिएशन, ये कुछ बच्चे जो मजाक करने में लगे हुए हैं, लैग 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 करके, प्लीज थोड़ी सी शांति रखो, इतना कोई ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई लैग हो रहा है, मेरे एंड पे सब कुछ सही है, ठीक है। और इधर मशीनरी, सर आप 5 लाख में से कम नहीं करेंगे, 5 लाख में से कम नहीं करेंगे, नहीं।
अब 5 लाख में से कम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे पता है आपको? 5 लाख में से कम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि एंट्री डल चुकी है। अब सिंगल इफेक्ट है, डेप्शन का खर्चा पीएल में और एसेट की वैल्यू सीधा बैलेंस शीट में। ठीक है ना? और यहां पर मैं, अगर आप देखो मैंने नोट भी लिख के दिया हुआ है आप लोगों को, अगर डेप्शन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है देन इफेक्ट सिर्फ कहाँ आ जाएगा, पीएल में, क्योंकि एसेट तो ऑलरेडी कम हो चुका है, तो एंट्री डल चुकी है, एसेट ऑलरेडी कम हो चुका है। अब इसी में अगले आ रहे हैं, इसी में अगले आ रहे हैं, जो सेकंड मेथड था, जो सेकंड मेथड था उसमें बेटा देखो, मशीनरी दिख रही है 6 लाख, और एक्यूमुलेटेड भी दिख रही है, इकट्ठी की हुई डेप्शन 1 लाख आ सके। इकट्ठी की हुई डेप्शन कितनी है, 1 लाख है। तो ये पिछले सालों की आज तक की जो डेप्शन है वो है। अब हम एसेट को नहीं कम कर रहे, अब सेकंड वाला मेथड आ गया जहां हम एक्यूमुलेटेड में डालते थे, और कह रहे डेप्शन कितनी है, 10% है साल की, और डब्ल्यू मेथड है। अब इसमें मेथड पक्का बताएगा, तो हमारी डेप्शन बनेगी कितनी, डेप्शन बनेगी बेटा डब्ल्यू मेथड के हिसाब से 6 लाख माइनस 1 लाख का 10%, क्योंकि डब्ल्यू भी है। स्ट्रेट लाइन होता तो सीधा 6 लाख पे लगाता कॉस्ट पे। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, जितनी डेप्शन के बाद वैल्यू उसके ऊपर लगाना। कॉस्ट पड़ी है किसी और अकाउंट में, डेप्शन पड़ी है किसी और अकाउंट में, तो 6 लाख माइनस 10% करेंगे, 1 लाख करेंगे, फिर 10% लगाएंगे। ठीक है ना? अब एंट्री क्या बन रही है, एंट्री बन रही है बेटा एक प्रकार से डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्शन, डेप्शन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000। और ये एंट्री हमने पिछले चैप्टर में डाली थी पूरी की पूरी, लेजर अकाउंट भी बनाए थे, वही रिवाइज हो रहा है। अब पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देख लेते कैसे होगी। तो यहां पर मैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितनी है, 50,000। टू डेप्शन ऑन मशीनरी कितनी है, 50,000। ठीक है जी। और बैलेंस शीट में कैसे देखेगा, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 6 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्शन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो आपके पास में पहले कितनी थी, 1 लाख। अब 50 की एंट्री डालने थे, 50 और बढ़ गई ना, तो कितनी होगी टोटल में, 1.5 लाख। क्योंकि एंट्री क्या डली, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसकी वजह से वो कितनी हो गई बेटा, 1.5 लाख हो गई। तो हमारी नेट वैल्यू कितनी रहेगी, 4.5 लाख। पर दो सेपरेट अकाउंट है, कॉस्ट अलग है, एक्यूमुलेटेड अलग है, कॉस्ट अलग है, एक्यूमुलेटेड अलग है। तो 1 लाख पहले डेप्शन थी, 50,000 और होके 1.5 लाख हो गई। और कॉस्ट, आपकी कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 6 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन जो प्रोविजन फॉर डेप्शन वो बढ़ जाएगी, इस साल की एंट्री डालने से बढ़ जाएगी ना। वो हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में दिखा रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में दिखा रहे हैं। ठीक है। अब इसी में अगला केस जो है उसमें तीनों चीजें दे रखी है। अब तीनों चीजों क्या होंगे, सिंगल इफेक्ट होंगे।
तीनों चीजों के सिंगल इफेक्ट है। डेप्शन कहां चला गया? 30 सीधा पीएल में। ठीक है ना? प्रोविजन फॉर डेप्शन कब से पीएल में जाने लग गया? प्रोविजन फॉर डेप्शन तो इकट्ठी की हुई डेप्शन है। डेप्शन जिसको डेबिट करते हो वो पीएल में जाता है, प्रोविजन तो क्रेडिट कर रहे हो, इकट्ठे करते जा रहे हो। बेटा ट्रायल बैलेंस तो साल के अंतिम दिन ही का है, बट कई बार क्या कुछ एंट्रीज डल चुकी है, कुछ एंट्रीज नहीं डली। जो नहीं डली उसका इफेक्ट दे रहे हैं जो एडजस्टमेंट्स में दी है, जो डल चुकी है उनका इफेक्ट हो चुका है, अब वो सिंगल इफेक्ट है। तो यहाँ क्या क्या आया? मशीनरी आई, 6 लाख, और माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो नेट बना 5 लाख। चेक कर लो जी, चेक कर लो जरा सभी बच्चे। हाँ जी, नोट कर लीजिए। बेटा सिंपल सी बात ये आ रही है, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में आपके पास में दिख रहा है, मतलब एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, तो वो पीएल में जाएगा। एडजस्टमेंट्स में तो दो इफेक्ट हो गए। अब इसमें सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात क्या है, दो मेथड से दोनों के दो दो केस बन सकते हैं, या एडजस्टमेंट्स में दिया या ट्रायल बैलेंस में दिया। तो मैंने दोनों मेथड, पिछला पूरा चैप्टर लगा अपने पास में, हमने क्या किया बेटा, आपके पास में हमने पूरी 7-8 क्लासेस लगाई थी डेप्शन के ऊपर, जितनी भी क्लासेस हमारी लगी थी, डाउट सेशन लगा था। तो बेटा आपके पास क्या हो रहा है, दो तरीके हैं प्रेजेंट करने के, एक है एसेट को ही कम करके दिखा रहे हैं, एक है अलग से दिखा रहे हैं। तो जब आपके पास में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया है और नॉर्मल केस है, तो क्या किया, एंट्री डाली, तो एक इफेक्ट पीएल में किया, एक बैलेंस शीट में एसेट कम किया। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया केस 2 में, तो फिर सीधा है डेप्शन पीएल में क्या, एसेट ऑलरेडी कम हो चुका है। प्रोविजन फॉर डेप्शन में क्या करते हो, वो कट्ठी की हुई डेप्शन है, तो एसेट की कॉस्ट अलग दिख रही है, कट्ठी की हुई डेप्शन अलग दिख रही है आज तक की। प्रोविजन फॉर डेप्शन तो वो अकाउंट है जिसके अंदर डेप्शन इकट्ठी करके दिखा रहे हो, क्योंकि एसेट अलग से दिखा रहे हो, एसेट को कम नहीं कर रहे। तो इस वजह से आपके पास मशीनरी अलग है, प्रोविजन फॉर डेप्शन अलग है। तो जब डेप्शन की एंट्री हुई तो डेप्शन गया पीएल में और प्रोविजन फॉर डेप्शन बढ़ गई, जिसे एसेट में से कम करके दिखा दिया। और अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, फिर तो एंट्री ऑलरेडी हो ही चुकी है, फिर तो एंट्री ऑलरेडी हो ही चुकी है, फिर तो एक एक इफेक्ट है, डेप्शन पीएल में गया और मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्शन बैलेंस शीट में दिख गया। यही सारी प्रेजेंटेशन, यही सारी चीजें मैंने आपको डेप्शन के चैप्टर में भी सिखाई थी, एंट्रियां डाल डाल के। ठीक है, अगला आ रहा है बेटा हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। अगला आ रहा है बेटा हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3, विच इज क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी एडजस्टमेंट आ रही है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। 90% हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, 90 भी नहीं बोलूंगा, 95 99% क्वेश्चन बेटा हमारे केस 1 होते हैं, जिसमें वो ट्रायल बैलेंस में आपके पास में नहीं दिख रहा होता, मतलब वो एडजस्टमेंट्स में होता है। किस में होता है, एडजस्टमेंट्स में होता है। तो एडजस्टमेंट्स में जब होगा तो हमारी अल्टीमेटली क्या है, आपके पास एडजस्टमेंट्स में अगर होगा तो उसकी एंट्री डल रही है और दो इफेक्ट होंगे। एडजस्टमेंट्स में होगा तो आपके पास में दो इफेक्ट हो जाएंगे, विच इज यहां पर मैं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग काउंट हम एंट्री डाल रहे हैं, और ये एंट्री कल डलवाई थी आपको, ये एंट्री कल आपको डलवाई थी बेटा। ठीक है ना? तो यहां पर मैं एंट्री आपको कल डलवाई थी और मैंने आपको बताया था दो इफेक्ट कहां कहां रहे, एक ट्रेडिंग काउंट में दिख जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, एक ट्रेडिंग काउंट में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक बैलेंस शीट में दिख जाता है क्लोजिंग स्टॉक जो बचा रहेगा। तो जिसको डेबिट किया वो यहाँ आ गया, और जो ट्रेडिंग काउंट है वो क्रेडिट करने से ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट साइड पे दिख गया। तो हमने कल ये एंट्री डाली थी, यस सर हमने कल ये एंट्री डाली थी। ठीक है ना?
इसी को बेस लेके मैं एक एग्जांपल आपके समक्ष यहां ले रहा हूं, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, प्लीज मेरी बात समझते जाना। तो बेटा वो क्या हो रहा है कि जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, ये तीनों चीजें तो ट्रायल बैलेंस में होगी, और क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट्स में है। तो आप कैसे दिखाओगे मुझे बताओ? आप कैसे दिखाओगे? सर हमारा ट्रेडिंग कौन बनेगा एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ रहा है? टू ओपनिंग स्टॉक आया, ये तो कल करके हटे बेटा, 1 लाख, ठीक है ना। फिर आपके पास परचेजेज आ रही है 12 लाख, फिर सेल्स आ रही है 20 लाख। क्या इन तीनों का सिंगल सिंगल इफेक्ट हो गया? यस। और फिर यहां पर में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 2 लाख, यहां पर में 2 लाख आ जाएगा, और ये साथ के साथ कहां दिख जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड में बेटा? एसेट साइड में, जो स्टॉक है 2 लाख, तो ये बैलेंस शीट में दिख जाएगा। कहां दिख जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। तो आप इसकी अल्टीमेटली जो है दो इफेक्ट डाल रहे हैं, और एंट्री क्या हो रही है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में आ गया। तो ये 99% क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, 99% क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, ठीक है, कि वो नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है। अब इसी में मैं आप लोगों के साथ में एक आगे बढ़ना चाहता हूं, इसी में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये हमारा मान लीजिए केस नंबर 1 है। मैं इसी में कहता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक में ट्रायल बैलेंस में लेके आने वाला हूं। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक में ट्रायल बैलेंस में लेके आने वाला हूं, तो मैं इसी में क्लोजिंग स्टॉक का केस 2 एक और बीच का कराने जा रहा हूं, क्योंकि नहीं तो बच्चे एकदम से अननेसेसरी कंफ्यूज होने की बात करते हैं। तो केस नंबर 2, मैं कहता हूं कि जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, वो कुछ इस प्रकार से है, तो मेरे साथ साथ बना लेना, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है बेटा 1 लाख, परचेज 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, और सेल्स 20 लाख। अब बेटा अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, नाउ क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कोई ना कोई एक अकाउंटिंग एंट्री डली है जिसकी वजह से वो दिख रहा है। अब ऐसी क्या एंट्री डल चुकी है जिसकी वजह से यहां दिख रहा है? वट इज द एंट्री विच इज ऑलरेडी पास, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है बेटा? विच इज द एंट्री जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है? तो बेटा वो एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज अकाउंट, जिसकी वजह से वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है।
तो हमारी जो परचेज है हम उसे कम कर चुके हैं। मतलब हमारी जो परचेज थी वो एक्चुअली में 12 लाख थी। एक्चुअली जो हमने गुड्स खरीदे थे वो इस साल थे 12 लाख के। पर जैसे ही मैंने ये एंट्री डाली तो वो 2 लाख से कम हो गई। 2 लाख से कम होगी तो वो कितने पे रहेगी? 10 लाख पे रहेगी। अब जब आप ट्रेडिंग काउंट बनाओगे और बैलेंस शीट, तो आप कैसे पेश करोगे? देखो, अब आप कैसे पेश करोगे? अब बेटा आप ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो 1 लाख, परचेज लिख रहे हो 10 लाख, सेल्स लिख रहे हैं 20 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक सीधा एसेट साइड में जा रहा है 2 लाख। सर अब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू परचेज की है हमने इसमें से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कर दिया है। मतलब अब ये नहीं है कि कितने खरीदे, ये है जो खरीदे उसमें से हम माइनस कर चुके जितने बच गए। वैसे नॉर्मली आप कैसे दिखाते हो? आप नॉर्मली ये दिखाते हो, परचेज इधर दिखाते हो, क्लोजिंग स्टॉक इधर दिखाते हो, और फिर बाद में आप अपने पास इसे यहां दिखाते हो। जब ये एडजस्टमेंट में था तो दो इफेक्ट दिखाए ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो ये ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहा है तो ये एंट्री डलने की वजह से दिख रहा है। ये भी तो जानो ना क्या एंट्री डली है। तो ये एंट्री डलने की वजह से दिख रहा है, तो इसका मतलब है जो परचेज है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। अब मेरे को यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी माइनस हो गया है, तो मुझे नहीं करना। आप देखो इस केस में आंसर जो आएगा जीपी, मान लो जो भी बनेगा 22 में से 13 गया, 9 लाख जीपी बनेगा, वो 9 लाख आया। और इस केस में भी जीपी देखो 9 लाख ही आएगा। मैंने क्योंकि उसी वैल्यू में चेंज किया, मतलब मैंने बोला कि 12 में से 2 कम के 10 आ गया तो ये 2 यहां दिख गया, ठीक है ना। तो इस वजह से आप कैसे हो, एक ही इफेक्ट हो रहा है। तो यहां ऊपर मैंने क्या लिखा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ठीक है ना, तो एंट्री इट मींस ऑलरेडी पास हो चुकी है। और वो क्या एंट्री डल चुकी है? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेस। बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में आएगा तो कोई ना कोई एंट्री डल के ही आ रहा है ना, वो अपने आप तो टपक के नहीं आ जाएगा। आपने अगर क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट दिखा रहे हो तो किसी अकाउंट को क्रेडिट भी तो किया होगा, तो क्रेडिट किसको किया? परचेज को किया। तो अब क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ सिंगल इफेक्ट क्या आ रहा है? आपका सीधा बैलेंस शीट में दिखेगा, परचेज ऑलरेडी कम हो गई है। इसी में एक एग्जाम्पल 3 भी बन जाता है, केस 3 मान लो इसे, ये इसी में एक वर्जन आगे चला गया, तो सिर्फ तब बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब इसमें देखो क्या क्या है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स है। परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स है। अब यहां पर मैं ट्रेडिंग काउंट बनेगा और बैलेंस शीट है। अब बेटा यहां क्या होगा, टू परचेजेज आई सीधा 12 लाख, बाय सेल्स आया 20 लाख, सिंगल सिंगल इफेक्ट है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। और क्लोजिंग स्टॉक कहां दिख जाएगा? बैलेंस शीट में। सर क्या हम परचेज को नहीं माइनस करेंगे? वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है ना, आपके पास में ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है, तभी तो वो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। और एक चीज दिख भी नहीं रही, ओपनिंग स्टॉक, तो वो परचेज में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुका है, और जो क्लोजिंग है इसमें से माइनस हो गया। तो इस परचेजेस को बेटा हम एक टेक्निकली नाम बोलते हैं, इस परचेज को हम एक नाम बोलते हैं, इसे टेक्निकली नाम बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस।
एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देखोगे तो इसमें ओपनिंग स्टॉक दिख नहीं रहा, तो ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड हो गया, ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड हो गया और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस हो गया। केस टू में मैंने क्या किया था, ओपनिंग भी दिखाया था। इस केस में मैंने ओपनिंग भी नहीं दिखाया, तो मतलब ओपनिंग इसमें यानी कि ऑलरेडी ऐड हो गया है। तो इसमें ओपनिंग ऐड हो गया, क्लोजिंग माइनस हो गया, तो ये आपकी एडजस्टेड परचेज है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो ना, पहले क्या है, नॉर्मल ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नीचे है, फिर क्लोजिंग स्टॉक को लेके आया हमें ट्रायल बैलेंस में तो परचेज कम हो गई। तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट है। और तीसरा मैंने क्या बोला ये केस टू था। तीसरा मैंने क्या बोला एक और, कि आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो उसके अंदर में ऐड हो चुका है परचेज में, तो वो भी नहीं दिख रहा। तो अब सीधा बस सिंगल इफेक्ट ही दिख रहा है, परचेज और सेल ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके लिए तो सिंपल बात है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि परचेज ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, परचेज ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। बात खत्म, बात खत्म। अरे भाई साहब, इतना आसान है रे, इतना आसान है, क्या ही बताए। इससे ज्यादा आसान तो हमने जीवन में कुछ देखा ही नहीं अपने। हाँ, क्या इसी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन अभी बात करूं, सिर्फ एक छोटा सा है। फुल फ्लेजिड तो अभी आने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें पहले एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेगी सारी, बिना उसके सीखे हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या एक छोटा सा बात कर सकता हूं आपके साथ? हाँ सर, हाँ, एक छोटा सा तो क्वेश्चन आप करा ही सकते हो हमारे को। देखो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा वो परचेज का मतलब ही एडजस्टेड परचेज था, मैं ये कह रहा था। वो लिखा थोड़ी ना एडजस्टेड परचेज, वो परचेज मींस एडजस्टेड परचेज। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कह रहा है जी, ट्रायल बैलेंस दे रहा है इस साल के एंड पे 31 मार्च 23 को, जिसमें डेबिट और क्रेडिट आपको वैल्यूज दे रखी है। परचेज सेल है, डेटर क्रेडिटर है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में है। ओ माय गॉड, ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। जो मेरा केस टू था वो हो गया। अदर एक्सपेंस इनकम है, फिक्स एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल। तो ये देखो, एक टैली ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है और उसका पार्ट है क्लोजिंग स्टॉक, उसका पार्ट है क्लोजिंग स्टॉक। के केस नंबर कौन सा है? केस नंबर ये आपका 2 है, 2, जो मैंने आपको 3 केस कराए थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं कि जो क्रेडिटर्स है उनका फर्स्ट डे का बैलेंस बता रहा है 3 लाख है। ठीक है ना? क्रेडिटर जो है आपके पास में 3 लाख है, जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। हमसे कह रहा है कि आप कैलकुलेट करिए एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कितना पैसा क्रेडिटर को दिया। एक तो ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, और एक कितना पेमेंट करी क्रेडिटर्स को, कितनी पेमेंट करी क्रेडिटर्स को। ठीक है ना? ये एक्चुअली में केस टू है। तो बेटा यहां पर मैं ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ यहां पर बेटा एक चीज बतानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, कल बताया था वैसे आपको, एक जगह लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है। ठीक है ना? ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एक हमें बनाना है बेटा क्रेडिटर अकाउंट, ताकि पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकाल सकूं।
जिसमें मुझे, यार ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न्स होएगी तो माइनस होएगी बेटा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, विच इज कितना है, 3 लाख, जो उसने मुझे लिख के दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ये ओपनिंग था। क्लोजिंग क्वेश्चन ने दिया हुआ है 4 लाख। जितने इस साल गुड्स खरीदेंगे वो बाय परचेज आ जाएगा, और बाकी आपके पास टू कैश बैंक आ जाएगा, जितनी हमने पेमेंट करी है। इसे आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि ओपनिंग कितना पहले से देना था प्लस इस साल कितना खरीदा माइनस कितना बच गया, तो पेमेंट आ जाएगी मेरे को। ध्यान से बात सुनते जाओ। मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख है। प्लस मेरी परचेजेस कितनी है, 10 लाख है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है, ठीक है ना। और क्लोजिंग स्टॉक जो है बेटा वो माइनस कितना हो रहा है, जैसे 3 लाख, तो मेरा आंसर कितना बना, चेक करो, मेरा आंसर कितना बना, 9 लाख। क्या मेरा आंसर 9 लाख आ रहा है, हाँ। पर क्या ये मेरा 9 लाख आंसर सही है, द आंसर इज नो। 9 लाख सही नहीं है। मैंने इतनी माथा पच्ची अभी इतनी देर से क्यों करी थी, मैंने इतनी माथा पच्ची क्यों करी थी आप लोगों के साथ बेटा, समझो। यहां पे प्लीज समझने की कोशिश करना। बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसका मतलब कि जो ये परचेज है 10 लाख की, इसमें 3 लाख का ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसमें 3 लाख का ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो ये 3 लाख आपके पास माइनस नहीं होएगा, क्योंकि जो 10 लाख है वो आफ्टर डिडक्टिंग 3 लाख है। जस्ट अ मिनट। तो ये हमारा कितना बनेगा, 12 लाख बनेगा। या आप क्या कह सकते थे, या आप क्या कह सकते थे, दूसरा तरीका था, और या आप दूसरा क्या कह सकते थे, और कि ओपनिंग 2 लाख है, परचेज बेटा 13 लाख है, 7 लाख नहीं है, सॉरी बेटा 13 लाख है, प्लस 0 माइनस 3 लाख, क्योंकि जो 10 था वो 3 लाख के बाद था, वो 3 लाख को माइनस करने के बाद था। तो मैंने एक्चुअली जो गुड्स खरीदे इस साल में, मैंने जो इस साल परचेज करी है सही मायने में वो कितनी करी है, 10 लाख प्लस 3 लाख, 13 लाख। 10 लाख प्लस 3 लाख की मतलब 13 लाख की, तो जो गुड्स खरीदे हैं वो 13 लाख के खरीदे बेटा, वो ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लाख के हैं। तो अब 13 - 3 कर दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके पास ये 12 लाख ही आ जाएगा।
वो चीज का समझना था, प्लीज समझो। तो आपने यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में दे रहा था, तो जो परचेज थी उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका था। ठीक है ना? कोई नहीं बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई विल टेक द रेस्ट आफ्टर द क्लास, नो वरीज। ठीक है ना? वैसे क्लासेस तो और पूरा दिन भी चलती रहती है, बट कोई ना, अभी आई कैन मैनेज। तो थैंक यू फॉर द कंसर्न, बट अभी मेरे साथ चीज़ों को समझ से चले। ठीक है? तो यहाँ पर मैं वो 10 लाख ऑलरेडी आफ्टर डिडक्टिंग 3 लाख था, तो हमने उसको ऐड किया, फिर माइनस कर दो, या वो माइनस करो ही मत। तभी आपके पास में जो है, तभी आपके पास जो है, प्लीज समझो, जब मैं आप क्रेडिटर अकाउंट में डालूंगा परचेज, तो मैं कितनी डालूंगा? 13 लाख डालूंगा बेटा। गुड्स खरीदे तो 13 लाख के ना इस साल, भाई गुड्स खरीदे तो 13 लाख के थे। 10 लाख जो था वो 3 लाख के क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद था। जो 10 लाख था वो 3 लाख की परचेज करने के बाद था। 3 लाख के आपके पास जो था क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद था। ठीक है ना? इस वजह से तो ये कितना आ गया? 16 में से 4 गया, 12 लाख। ये नोट करो और मुझे 1 मिनट दो। अभी कॉफी पीने नहीं गया, अभी नहीं गया पीने। तो यहां पर मैं, ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाओगे बेटा। वो ये चीज आ रही है कि बस इस क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल नॉर्मल थॉट दोगे तो वो हो जाएगा। जो ये 10 लाख दिया था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में था, तो वो उसके बाद था। तो यानी कि आपकी बस परचेज 13 लाख है, बस इतना बात याद रखना। बाकी आप नॉर्मल जैसे करते हो वैसे कर लो। परचेज आपकी 13 लाख है, बाकी आपके पास बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो जाना। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आपके पास में ये वाला क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। विकी बेटा एक ही बात पूछी जा रहा है, क्या इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन होंगे? बेटा मैं अभी आईसीए को फोन लगा के पूछ लेता हूँ। बेटा हर चैप्टर में से कुछ कुछ एक एक दो दो ही थ्योरी के क्वेश्चन है, मतलब जो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स है जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगा और करा भी दूंगा। बट उसके लिए आपको एक चीज रखनी पड़ेगी विकी बेटा, विच इज पेशेंस। ठीक है ना? चलो। आगे बेटा मैं अगली एडजस्टमेंट पे चलना चाहता हूं। मैं अगली एडजस्टमेंट पे चलना चाहता हूं, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनते जाओ। वो एडजस्टमेंट कौन सी आ रही है प्लीज फटाफट से देखेंगे। एडजस्टमेंट कौन सी आ रही है? एडजस्टमेंट नंबर 5 है। 4 तक हमने कर ली थी, डेप्शन तक। 5 आ रही है, पेज नंबर 9 पे है। पेज नंबर 9 पे है। एबनॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एक ऐसा नुकसान जो कि अवॉइडेबल लॉस है। आप जनरली गुड्स किसके लिए खरीदते हो? आप स्टॉक खरीदते हो इसलिए कि ताकि कल को आप उसे बेचोगे, बेच के प्रॉफिट होगा, इसलिए करते हो। पर कई बार ध्यान से सुनते जाओ, गुड्स चोरी हो जाते हैं, गोडाउन में आग लग जाती है, ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गुड्स का नुकसान हो गया ना। गुड्स का नुकसान हो गया। अब उस वजह से आप गुड्स को बेच नहीं पाए, ना तो वो बिके और ना वो बचे, ना वो बिके और ना वो बचे।
अब उस केस में बेटा मेरे पास किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, जिसके लिए मैं आपको एक विद वैल्यूज आपको समझा दूंगा, विच इज, जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैंने क्या बोला, कुछ आपके गुड्स क्या हो गए, चोरी हो गए, लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, ठीक है ना, तो ये आपके पास चीजें हो गई, ठीक है जी, तो ये अब नॉर्मल लॉस कहलाया जाता है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो गुड्स है उनकी कॉस्ट है 10,000, जिनका आपके पास में चोरी हुए या आग लगी आपके पास में, ठीक है ना, ये 10,000 के गुड्स है जिनके ऐसा हुआ। अब हमने इन गुड्स की अपनी बेटा क्या करवा रखी है, इंश्योरेंस भी करवा रखी है। क्या करवा रखी है, इंश्योरेंस करवा रखी है। अब जब इंश्योरेंस करवा रखी है तो इंश्योरेंस कंपनी भी हमें कुछ पैसे देगी, वो हमें बताएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें क्लेम दूंगी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का देने का वादा किया, वो कहते हैं हम तुम्हें 6,000 रुपए दे देंगे। कितने रुपए दे देंगे, मान लो 6,000 रुपए दे देंगे। हो सकता है इंश्योरेंस बिल्कुल भी ना हो सकता है हो। तो मैं आपको वो केस करा रहा हूं जिसमें है, क्योंकि उससे ही मेरा केस कवर हो जाएगा, फिर मैं बता दूंगा अगर नहीं होगी तो क्या होगा। सबसे पहले बेटा इस पे कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज जो डल रही है वो कैसे है, हमारी दो अकाउंटिंग एंट्रीज आ रही है। सबसे पहले हम एंट्री डालते हैं एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग। जितनी मेरी गुड्स की कॉस्ट है मैं उतने से ये एंट्री डालता हूं। मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट से यहां से उतनी गुड्स की कॉस्ट को बाहर कर देता हूं। क्यों कर देता हूं ऐसा, क्योंकि बेटा उतने से मेरा स्टॉक कम हो गया, क्योंकि जो मैंने गुड्स खरीदे थे वो इधर आए थे। अब या तो वो बिक जाते या वो बच जाते, तो ना ये बिके ना ये बचे, तो ये चोरी हो गए या आग लग गई। तो उसकी वजह से मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, उतने से स्टॉक कम करना पड़ेगा। तो या तो आप इसे इवन परचेज में से ही माइनस करके दिखा सकते हो, या क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय अब नॉर्मल लॉस। तो या तो जो आप इधर परचेज लिखते हो उसमें से भी 10,000 माइनस करके दिखा सकते हो, एक ही बात है। तो या तो परचेज में से माइनस कर दो या क्रेडिट साइड पे लिख दो, एक ही बात होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमने उतने से यहां से माइनस कर दिया। अब दूसरी बात होती है, मेरे को 10,000 से मेरा स्टॉक तो कम हो गया, स्टॉक तो कम हो गया, पर मुझे एक्चुअली में नुकसान कितने का हो रहा है, सिर्फ 4,000 का, क्योंकि 6,000 तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं दे दूंगी, 6,000 तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं दे दूंगी। तो जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी उतने से वो मेरा एक तरीके से डेटर बन गए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000। जितना मुझे नहीं देगी वो मेरा नुकसान है, टू एबनॉर्मल लॉस 10,000। तो मैं क्या करूंगा, पीएनएल में कितना लेके जाऊंगा बेटा, 4,000, और 6,000 कहां ले जाऊंगा, जितना इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी वो मेरा एसेट साइड पे आ गया, क्योंकि इतने पैसे मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने देने का वादा कर दिया। मुझे पता है इतने पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, तो मेरे को 10 में से 6 नहीं मिलेंगे तो 4 मिल जाएंगे। सर अगर मेरे को इंश्योरेंस ही ना कराई होती तो बेटा फिर पूरे का पूरा ही 10 यहां पे आ रहा होता, फिर यहां 0 आता। और अगर सारे ही पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देती तो यहां ना आता, यहां पूरा 10 आ जाता। ज्यादा भी दे सकते हैं, क्वेश्चन बोल दे तो क्या बड़ी बात है। तो वो 12 दे रही है तो फिर 2,000 का प्रॉफिट आ जाता। बोलता नहीं पर मैं वैसे कह रहा हूं, तो फिर तो फायदा हो गया, 10 के बदले 12 मिलेंगे। नुकसान 10 का हुआ, मिलेंगे 12, तो 2 का फायदा हो गया, 2 का फायदा हो गया फिर तो, ठीक है ना। तो यही संभावित केस बनते हैं, और क्या बनता है। तो आपके पास या तो कुछ कुछ है, या एक 0 या दूसरा 0 है, भाई यही केस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है। ट्रेडिंग से पहले तो गुड्स की कॉस्ट माइनस करनी ही करनी है। इतने से गुड्स कम हो गए, इतने से गुड्स कम हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बाहर कर दो। लॉस का बुक हो रहा है, पीएनएल बुक हो रहा है, लॉस का बुक हो रहा है, पीएनएल बुक हो रहा है बेटा। जितने आपके गुड्स क्या हो गए, आपके जितने पैसे नहीं मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, जितने पैसे नहीं मिलेंगे तो वो आपका पीएल में चला गया, और जितने मिलने हैं, जितने का उन्होंने पास कर दिया क्लेम, वो कहां चलेगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवर। कल को जब मिलेगा तो फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अभी मिले नहीं ना, अभी उन्होंने सिर्फ हाँ करी है, या मुझे पूरा विश्वास है इतने वो दे देंगे, अभी दिए नहीं है, दे देंगे तो फिर तो बैंक बढ़ जाएगा, फिर तो पैसे आ जाएंगे, ठीक है। बेटा अर्पित अभी मिले नहीं है, अभी रिसीवेबल है, जब मिलेंगे
तो उस केस के अंदर में क्या होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। ये एक प्रकार से मैंने उन्हें अपना डेटर बना लिया। ये मेरे एक प्रकार से वो क्या बन गए, डेबिट करने से डेटर बन गए, ये मुझे अभी देंगे। जब दे देंगे तो बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा इसमें क्या क्या इफेक्ट है, सबसे पहले नॉर्मल लॉस में सुनो, बहुत कम क्वेश्चन में देखने को मिलेगा पर आ सकता है, कम क्वेश्चन में देखने को मिलेगा पर आ सकता है। सबसे पहले जब आपने सेल करी तो एंट्री क्या बनी, डेटर टू आपके, सॉरी, जब आपने अपने पास में नुकसान हुआ तो नुकसान होने पे एंट्री क्या हुई बेटा, आपका, आपने उतनी गुड्स की कॉस्ट को क्या करना है, आपके पास में उतनी गुड्स की जो कॉस्ट है क्वेश्चन देगा वो आपके पास क्या होगा, नॉर्मल लॉस यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में डल जाएगा, वो कॉस्ट उतनी कम होगी, उतने से स्टॉक कम हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि गुड्स खरीदे थे पर ना बिके ना बचे, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर दिया, उतने से स्टॉक कम कर दिया। फिर आपके पास में जितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने देने का वादा कर दिया, मैंने बोला 6,000 देने का वादा कर दिया, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, उतने पैसे मिलने हैं। और जो हमें नहीं मिलना वो मेरा लॉस है, वो मैं पीएल में डाल दूंगा 4,000। तो 10,000 यहां आ गया और 10 ये दोनों मिला के हो गया ना, एक तरीके से आप देखो, 10 यहां आ गया और 10 ये दोनों मिला के हो गया। ये अगर पूरा 10 है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये पूरा 10 है। वो मैं इसलिए नहीं केस कराया क्योंकि उसमें तो एक ही जगह दिखता, पर सारी जगह दिखने के लिए तो पार्ट पार्ट अमाउंट लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये अब नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट थी। आगे बढ़ता हूं अगली पे। अगली एडजस्टमेंट बड़ी ही आसान है, इसको लेके पहले एक पूरा चैप्टर भी हुआ करता था पर वो इतना रेलिवेंट नहीं था, तो इंस्टीट्यूट ने वो चैप्टर हटा दिया। वैसे इसका एक पूरा एक्ट आप करते हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट्स, लॉ के सब्जेक्ट में, तो उसी से रिलेटेड एक बात समझ आ रही है बेटा, सेल ऑफ गुड एक्ट से रिलेटेड एक बात आ रही है। वो क्या होता है बेटा, यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्लीज ध्यान से सुनते जाना। बेटा होता क्या है, हमारा ईयर है, नोटिंग नहीं करनी, नोटिंग नहीं करनी, जाना भी। साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 23 को, खत्म हुआ 31 मार्च 24 को। साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 23 को और खत्म हो रहा है 31 मार्च 24 को, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने 1 मई को गुड्स भेजे, मैंने आपके पास में गुड्स भेजे, ठीक है ना। इन गुड्स की जो कॉस्ट है बेटा वो 2 लाख है, और जो सेल वैल्यू है वो 3 लाख है। ना हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहां पर, में ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है ध्यान से सुनना। यहां पर में हमने जिस कस्टमर को, जिस व्यक्ति को गुड्स दिए, मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास 25 दिन का समय है, 25 दिन का समय है इन गुड्स को अप्रूव करने का या रिजेक्ट करने का। मैंने आज किसी को गुड्स दिए और मैंने कहा देखो जी ये कोई बात नहीं है, सेल नहीं है, अभी मैं तुम्हें गुड्स दे रहा हूं, तुम्हारे पास 25 डेज का टाइम है, कितने दिन का, 25 दिन का मान लो समय है, तुम गुड्स की हामी भी भर सकते हो, अप्रूव भी कर सकते हो, या तुम रिजेक्ट भी कर सकते हो, या तुम रिजेक्ट भी कर सकते हो। काफी बार ये मॉडल जो चलता है ये होलसेल वगैरह में जब होता है तब ये मॉडल चलता है, आप आगे देते हो, उनको कहते हो अगर बिक जाएंगे ठीक है, तुम्हारे कंज्यूम हो जाएंगे ठीक है, वरना वापस कर देना। तो इस गुड्स को हम कहते हैं बेटा सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब बेटा हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, एक्चुअली में ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है बेटा, ओनरशिप क्या ट्रांसफर यहां पे, क्या ओनरशिप यहां पे ट्रांसफर हमारी 1 मई को हो रही है, द आंसर इज नो।
1 मई को नहीं हो रही ट्रांसफर, क्योंकि 1 मई को तो अभी गुड्स भेजे है। अभी वो जो बायर है वो अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, जो कस्टमर है हमारा। ठीक है। अब ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है? हमारा कानून कहता है 3 केसेस में हो सकती है। लीगल बातें समझा रहा हूं जिसका रोल नहीं है यहां पे, पर मैं फिर भी समझा रहा हूं। कहता है पहला केस होता है एक्सप्रेस कंसेंट, विच इज एक्सेप्टेंस। मान लीजिए उसने 15 मई को मुझे बोला आई एक्सेप्टेड द गुड्स, सॉरी, उसने 15 मई को मुझे बोला आई एक्सेप्टेड द गुड्स, तो 15 मई को ओनरशिप ट्रांसफर होगी। दूसरा होता है इंप्लाइड कंसेंट। इंप्लाइड कंसेंट होता है बेटा जब उसने कुछ ऐसा एक्ट किया जो उसके एक्सेप्टेंस को शो करता है, जो उसके एक्सेप्टेंस को शो करता है। मींस उसने क्या किया, उसने क्या किया उसने क्या किया, गुड्स ओपन करके कंज्यूम कर लिए, या उसने किसी को आगे बेच दिए, तो उसके एक्ट ने, उसके बर्ताव ने यह दर्शाया, उसके बर्ताव ने यह दर्शाया कि गुड्स उसने अप्रूव कर दिए। और तीसरा है लैप्स ऑफ टाइम। मान लीजिए 25 मई आ गई और उसने रिजेक्ट ही नहीं किया, 25 मई आ गई और उसने रिजेक्ट ही नहीं किए और ना अप्रूव किए, तो ऑटोमेटिकली वो गुड्स की क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। वो गुड्स की क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अगर 25 में ही आ गया और उसने गुड्स को क्या नहीं किया बेटा, एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये लीगल बातें हैं। अब ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। मैं यहां पे क्या कहने वाला हूं, मैं यहां पे क्या कहने वाला हूं, हम ये कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स के अंदर में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसा करो, आप 1 मई को ही सेल रिकॉर्ड कर लो, आप 1 मई को ही सेल रिकॉर्ड कर लो, तो आप एंट्री डाल दो इसी दिन डेटर टू सेल विद 3 लाख, विद 3 लाख। ठीक है ना। तो यहां पर में हमने 1 मई को ही सेल की एंट्री डाल दी, ओनरशिप उस दिन नहीं गई। अब अगर बाद में जाके वो गुड्स को एक्सेप्ट करता है जिस भी तरीके से, या रिजेक्ट नहीं करता, जो भी है, तो क्या मैं दोबारा सेल की एंट्री डालूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने सेल की एंट्री तो डाल ली, मैंने सेल की एंट्री तो डाल ही ली। पर अगर वो वापस कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, तो मैं रिवर्स कर दूंगा। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं, कहते हैं जिस दिन गुड्स भेज रहे हो ना उसी दिन सेल रिकॉर्ड कर लो, जिस दिन गुड्स भेजे उसी दिन सेल रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आज नहीं तो 25 दिनों के अंदर तो फैसला हो ही जाएगा कि क्या है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिए, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो कुछ मत करना, तो कुछ मत करना, क्योंकि सेल आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। बट अगर उसने अपने पास में वापस कर दिए तो आप रिटर्न की एंट्री डाल देना। हाँ, थैंक यू पलक बेटा, मीन्स अ लॉट। बट मुझे वो टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ सकता, प्लीज समझो, तो मुझे पॉइंट कराना जरूरी है आपको, मुझे पॉइंट कराना जरूरी है आपको, ठीक है ना, समझो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ड्यूरिंग द ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में फर्क नहीं पड़ता, ड्यूरिंग द ईयर में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज नहीं तो कल सेल हो ही जानी थी। ओनरशिप मैंने 1 मई को एंट्री डाली,
25 मई तक तो फैसला हो ही जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर सेल अप्रूव हो गई तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पर अगर वापसी हो गई तो मैं रिटर्न की एंट्री डाल दूंगा, उसने रिजेक्ट कर दिए तो। अब आता है कई बार साल का अंत। मैंने इसी तरीके से 20 मार्च को कुछ गुड्स भेजे और उसका समय 15 अप्रैल तक है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ऐसे ही मैंने 20 मार्च को कुछ गुड्स भेजे और ये मैंने भेजे बेटा, मान लो कॉस्ट 4 लाख के और इनका सेलिंग प्राइस है 5 लाख। अब मुझे बताओ कि मैं अपने पास में ध्यान से सुनते जाओ, क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या मैं 20 मार्च को एक सेल की एंट्री डाल दूंगा यहां पे? यस, मैंने 20 मार्च को एंट्री डाल दी, डेटर टू सेल, 5 लाख। मैंने तो जिस दिन गुड्स भेजे, मेरी तो आदत है जिस दिन गुड्स भेजता हूं उसी दिन सेल रिकॉर्ड कर लेता हूं, जिस दिन गुड्स भेजता हूं उसी दिन सेल रिकॉर्ड कर लेता हूं, क्योंकि उसका फैसला थोड़े दिनों में हो तो जाता है, उसका फैसला थोड़े दिनों में हो तो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब बात समझो, 31 मार्च आ गई और अभी तक उसने कुछ नहीं बताया, 31 मार्च आ गई और उसने कुछ नहीं बताया। अब मुझे अपनी साल को क्लोज करना है। क्या ये मेरी सेल है इस साल की? क्या ये मेरी इस साल की सेल है कि नहीं है? क्योंकि टिल 31 मार्च तक नो अप्रूवल और रिजेक्शन। ना अप्रूव किए ना रिजेक्ट किए, और अभी तक उसके पास ही है, अभी तक उसके पास ही है। तो क्या ये मेरी सेल है? नहीं, क्योंकि मेरी सेल कब होती, या तो वह अप्रूव कर देता, या उसने इंप्लाइड कंसेंट होता, या समय खत्म हो जाता। समय अभी खत्म नहीं हुआ, समय तो है उसके पास 15 अप्रैल तक का। मैंने तो इसी दिन सेल की एंट्री डाल दी, मैंने तो इसी दिन सेल की एंट्री डाल दी जिस दिन गुड भेजे। तो यहां पर ही हमारे पास एक पॉइंट आता है, ये हमारे पास सेल तो है नहीं हमारी, क्योंकि उसने अभी तक अप्रूव किए नहीं है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में वो क्या बोलते हैं, काम करो, इसको हम बोलते हैं बेटा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, जिनके अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। जिनकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, मतलब 31 मार्च को। तो जैसे मैंने बोला 20 मार्च को हमने गुड्स भेजे थे, कितनी कॉस्ट वाले, 4 लाख के, कितनी सेल प्राइस वाले, 5 लाख के। तो 20 तारीख को हमें एंट्री डाल चुके हैं, डेटर टू सेल 5 लाख। तो सबसे पहले तो हमें वो कहता है, अरे भाई ये तुम्हारी सेल है ही नहीं, ये तुम्हारी सेल है ही नहीं, तो सेल करो रिवर्स, इस एंट्री को उल्टा करो। तो पहली एंट्री क्या डालो, सेल टू डेटर 5 लाख से, सेलिंग प्राइस पे। भाई तुम्हारी सेल ही नहीं है, तुमने सेल रिकॉर्ड करके रखी हुई, डेटर बढ़ा के रखे हुए, तो सेल की एंट्री को क्या करो, रिवर्स करो। सेल की एंट्री को क्या करो, रिवर्स करो। तो जो भी सेल थी उसमें से माइनस करो 5 लाख को, और डेटर भी क्या कर दो, बैलेंस शीट में कम कर दो, डेटर भी क्या कर दो, कम कर दो। एक तो ये करना है। दूसरा, मुझे बताओ, क्या ये गुड्स अगर सेल नहीं है तो ये आप ही का स्टॉक है? अगर ये आपकी सेल नहीं है तो ये आप ही का स्टॉक है ना। मुझे बताओ, क्या ये स्टॉक आपके पास पड़ा है कि कस्टमर की गोडाउन में पड़ा है? क्या ये स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा है कि कस्टमर के गोडाउन में पड़ा है? सर ये तो कस्टमर की प्रीमिसेस में पड़ा है, कस्टमर की प्रीमिसेस में पड़ा है, ये मेरे पास नहीं पड़ा, कस्टमर की दुकान पे पड़ा है। तो मैंने जब अपने गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई किया होगा, उसमें तो आया ही नहीं होगा ये, क्योंकि मेरे गोडाउन में नहीं पड़ा। तो मुझे अपने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा जितनी उस गुड्स की कॉस्ट है। तो मैं एंट्री डालूंगा क्लोजिंग स्टॉक, बेसिकली स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है।
विच इज 4 लाख से, जो गुड्स की कॉस्ट है। तो हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक जो हाथ में पड़ा था हमारे गोडाउन में और जो कस्टमर के पास पड़ा है उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा ही स्टॉक है जो मेरे पास नहीं पड़ा पर कस्टमर के गोडाउन पे पड़ा है। तो जब मैंने अपने स्टॉक को वैल्यू किया होगा तो उसमें वो आए नहीं ना अभी। तो सेल इसलिए डेबिट हुई क्योंकि हमने ये एंट्री डाल दी थी बेटा, इस एंट्री को अब रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि सेल हुई नहीं ना, क्योंकि उसने गुड्स का अप्रूवल ही नहीं दिया अभी तक। हम क्या कह रहे हैं, हमने गुड्स भेजे और उसने अभी तक अप्रूव नहीं किया, तो वो सेल ही नहीं है मेरी। तो मैं ये एंट्री ऑलरेडी डाल चुका हूं, इस एंट्री को क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं। ठीक है ना, इस एंट्री को क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं, सेल टू डेटर। और ये रिवर्स किससे होगी, सेलिंग प्राइस से। और जितनी गुड्स की कॉस्ट है उतने से बस क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां आता है, दो जगह आता है, एक जगह ट्रेडिंग अकाउंट में, एक जगह बैलेंस शीट में। देखो जी, एक जगह क्लोजिंग स्टॉक यहां आना है, एक जगह बैलेंस शीट में आना है, तो यहां तो 4-4 लाख बढ़ जाएगा जो गुड्स की कॉस्ट है। और सेल आपकी रिवर्स हो जाएगी और डेटर भी आपके कम हो जाएंगे, कितने से, 5 लाख से। क्योंकि आपने जब सेल दिखाई थी 20 मार्च को तो आपने सेल बढ़ा ली थी, डेटर बढ़ा लिए थे, तो वो सेल है नहीं। तो एक तो सेल को रिवर्स करो और डेटर कम करो। तो इस एंट्री को हमने बस क्या किया, रिवर्स किया। और दूसरे अपने स्टॉक को बढ़ा दो दूसरे अपने स्टॉक को बढ़ा दो। बस इतनी सी बात आ रही है, इतनी सी बात आ रही है। क्या यहां तक क्लियर हुआ, क्या यहां तक क्लियर हो गया। यस, एक बार आप रिवाइज करेंगे। अभी तो मैंने क्वेश्चंस में कराना है बेटा, अभी तो मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं, अभी तो मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब तो करेंगे ही करेंगे ना। एक लास्ट एडजस्टमेंट और है, एक लास्ट एडजस्टमेंट और है, फिर मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ता हूं। पहले लास्ट एडजस्टमेंट मेरे साथ देख लेंगे, फिर मैं क्लास खत्म कर दूंगा आज की। ये लास्ट एडजस्टमेंट है प्लीज, ठीक है ना। तो ये लास्ट एडजस्टमेंट क्या है बेटा, मैनेजर कमीशन। क्या रे बेटा लास्ट एडजस्टमेंट, मैनेजर कमीशन, ठीक है ना। तो मैनेजर कमीशन क्या होती है बेटा, कई बार आप मैनेजर को अपने पास रखते हो और उसे क्या कहते हो, हम तुझे कमीशन देंगे। आपके पास में दो एंट्रीज चल रही है तो बेटा इसलिए 4 इफेक्ट हो गए ना। हाँ बेटा, सेल को ही डेबिट कर रहे हैं, जो एंट्री वो सेल थी नहीं हमारे पास। ध्यान से सुनो, लास्ट लास्ट एडजस्टमेंट आज की, लास्ट लास्ट लास्ट, ओनली विल टेक 5 मिनट्स, फटाफट से सुन लो फिर खत्म करेंगे। बेटा मैनेजर कमीशन में एंट्री क्या होती है, हमारा खर्चा है और अगर दिया नहीं है तो आउटस्टैंडिंग हो गया, जो अभी सिखाया था। कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो क्या होता है, खर्चा टू आउटस्टैंडिंग खर्चा। बट इसे कंप्यूट करने के लिए दो तरीके होते हैं दो तरीके होते हैं। एक होती है कमीशन बेटा जब प्रॉफिट्स के ऊपर होती है बिफोर चार्जिंग, और एक होती है आफ्टर चार्जिंग। अब ये बिफोर और आफ्टर का लफड़ा क्या है, बिफोर और आफ्टर का लफड़ा क्या है बेटा, वो ये है, मान लीजिए आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी निकाला, पीएनएल अकाउंट बनाया, वहां पर आपको कमीशन भी डालनी है, पर जो हमारी कमीशन है वो प्रॉफिट का परसेंटेज है। जो हमने मैनेजर रखा है उसको बोला है तेरे को प्रॉफिट्स के ऊपर कमीशन देंगे। तो हमने क्या किया, अपने पीएनएल से प्रॉफिट निकाला पर अभी कमीशन नहीं डाली, कमीशन से पहले इतना प्रॉफिट है, कमीशन से पहले इतना प्रॉफिट है, 1,10,000। अब इसमें दो केस बनते हैं। मैं उसे कहता हूं कि मैं तुझे दूंगा 10% प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब जितने प्रॉफिट से ना, जितने प्रॉफिट से मैं उसका 10% कमीशन दे दूंगा। तो मुझे बताओ पहले केस में कितनी कमीशन बनेगी, पहले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कमीशन कितनी बनी, 1,10,000 का 10% विच इज 11,000, सिंपल। 1,10,000 का 10% सीधा 11,000। तो बेटा मेरे पीएल में मतलब एक तरीके से जो मेरा प्रॉफिट था वो कमीशन से पहले कितना था, 1,10, माइनस मैंने कमीशन करी 11,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना रह जाएगा फाइनल, 99,000। यही रह जाएगा ना भाई, 1,10,000 था, 1,10,000 में से 11,000 कमीशन दी तो कितना रह गया, 99,000। फर्स्ट केस में वो हो गया। एक और चीज होती है इसमें, एक और केस होता है, वो होता है बेटा
10% ऑफ प्रॉफिट्स वर्ड लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नो व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर चार्जिंग कमीशन का बेटा मतलब होता है मेरे को प्रॉफिट जो पता है वो बिफोर कमीशन पता है 1,10,000। मैंने कमीशन माइनस करनी है और मेरा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो कहता है तुम इस तरीके से जादुई कमीशन निकालो, पर वो जो होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए इसका 10%। पहले में क्या थी इसका 10%। बिफोर का मतलब क्या है जो प्रॉफिट कमीशन से पहले थे उसका देना है। आफ्टर का मतलब है जो बाद की वैल्यू आएगी उसके ऊपर देना है। वो तो पता ही नहीं कितनी है, वो तो पता ही नहीं कितनी है। तो इस केस में सिंपल सी बात करता हूं, अगर 10% रेट है, अगर 10% रेट है तो कहने का मतलब ये हो गया ना, अगर ये वैल्यू 100 है, अगर 10% रेट है तो ये वैल्यू 10 हो गई, तो यानी कि ये वैल्यू 110 होगी ना। भाई कहने का मतलब तो ये है, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ। अगर वो मेरे पास में, अगर वो मेरे पास में अगर कहता है कि रेट 10% देना है, पर किसका 10% देना है बेटा, 10% देना है आफ्टर का, मतलब इस वैल्यू का देना है। तो अगर ये 100 रुपए है तो ये 100 का 10% होना चाहिए 10 रुपए। तो टोटल में कितना हो गया 110। अब मुझे तो 110 की वैल्यू पता है, उस 110 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए अलग करने पड़ेंगे। तो मैं इसमें बोलता हूं कमीशन निकल के आती है 1,10,000 इंटू रेट ओवर 100 प्लस रेट विच इज 10,000। ये मैं एक्स लेके भी आपको सॉल्व करा सकता था पर मुझे आवश्यकता नहीं लग रही इतनी। सिंपल है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है आपके पास में, नहीं तो मैं एक्स लेके पूरा सॉल्व कराऊंगा तो आपको डेरिवेशन समझ आ जाएगी। बट मैं आपको लॉजिकली फिर भी समझा रहा हूं कि वो चीज क्या है। चीज क्या हो रही है, आफ्टर का मतलब होता है कमीशन के बाद जो बचेगा उसका 10% देना है। अब वो तो पता ही नहीं, हम तो बिफोर पे लगा रहे हैं, हम तो बिफोर पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। और ध्यान से मेरी बात को समझते जाओ, जब मैं बिफोर पे लगा रहा हूं तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं अपने पास में कह रहा हूं कि मैं बिफोर पे लगा रहा हूं तो वो 10,000 आई, और आप चेक कर सकते हो ये 10 माइनस करके कितना आएगा, 1,00,000 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में इसका ही तो 10% है। ओ, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आप चेक करोगे वो पहले केस में जो बिफोर था उसी में 10% माइनस करके वैल्यू कम होगी। आफ्टर का मतलब होता है जो कमीशन के बाद होगा उसका 10% देना, वो तो पता ही नहीं। तो मैं रेट तो बिफोर पे ही लगाऊंगा ना, तो मैं बिफोर पे क्या कर दूंगा, रेट ओवर 100 प्लस रेट। तो यहां पर मैं देखो फॉर्मूला क्या है, बिफोर में क्या सिंपल, बिफोर पे ही सीधा रेट लग गया। यहां पे क्या बिफोर पे क्या लग रहा है, रेट ओवर 100 प्लस रेट, क्योंकि उसी में कमीशन भी जुड़ी हुई है। तो वही फॉर्मूला लगाया है। और एक बच्चा बार बार लिखा हुआ है वंश बेटा, बिल्कुल सारी जगह सही लिखा हुआ है, कहीं गलत नहीं लिखा हुआ। बिफोर ही आना है, बिफोर ही आना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी बिफोर है, यहाँ पे बिफोर है। वो कमीशन का रेट किस पे है, बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, उस पर फर्क है, समझ रहे हो। तो आफ्टर का लॉजिक क्या होता है, आफ्टर का लॉजिक होता है जो कमीशन के बाद प्रॉफिट आएगा उसका देना है, पर वो हमें पता नहीं, हम तो बिफोर पे ही लगा रहे हैं, तो रेट ओवर 100 रेट, ठीक है ना। तो वो चीज आ रही है। आफ्टर का मतलब क्या है बेटा, नाजिया बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि कमीशन के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 10% देना है, वो वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। तो अगर वो वैल्यू 100 रुपए है तो ये 10 होगी, तो यानी कि ये 110 हुआ ना। अब इस 110 में से अगर 10 अलग करने तो क्या करूंगा, 10/110, और आप वो चेक कर सकते हो, ये 10,000 आया, ये 10 माइनस करके 1,00,000 आया, इस 1,00,000 का 10% ही तो आ रहा है वो, इस 1,00,000 का ही तो 10% आ रहा है वो, ठीक है ना। अच्छा जी, ना आपने जो बेटा होमवर्क करना है आज के सेशन के बाद, मैंने ज्यादा कोई टिपिकल आपको चीजें नहीं कराई है। आ, मैंने आप लोगों को कल कौन कौन से दिए थे,
फर्स्ट 6 और 7 दिए थे बेटा, फर्स्ट 6 और 7 दिया था। आज नॉर्मल क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं दे रहा बेटा अभी। 4 और 5 कर लीजिए, आसान आसान से ही अभी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 एंड 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 एंड 5। नैन बेटा जाके वहां पे देखो, अनाउंसमेंट सेक्शन वहां मिल जाएगी, ठीक है ना। दो क्वेश्चन दिए बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 और 5 वो कर लेना। 1 6 7 में ऑलरेडी दे चुका हूँ, आसान आसान सी है अभी। अभी हमारा कल का लेक्चर भी जो है वो भी एडजस्टमेंट्स पे अभी जाना है, अभी लगना है टाइम। उसके बाद ही आपके पास में हम फिर क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। सो हमें कोई फास्ट नहीं करना, बिकॉज ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं इनका इफेक्ट जो है बेटा आपका इस चैप्टर में तो है ही, आगे के भी बहुत सारे चैप्टर्स में टर्मिनोलॉजी काम आती है। समझ लो मेरी बात। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से समझे। कई बार बच्चों को होता है जिनको आती होती है वो कहते हैं फास्ट पढ़ो, जिनको नहीं आती होती बेटा उनके एंगल्स देखो। और मैं हर चीज़ को, हर एडजस्टमेंट को पूरा प्रॉपरली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है। ट्रायल बैलेंस में दिया है तो क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे दिया है तो क्या करना है, उसकी क्या एंट्री डल रही है। हर के हम एक एक एग्जाम्पल भी करते जा रहे हैं ताकि विद वैल्यूज के साथ आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपना ध्यान रखूंगा, बिल्कुल आप भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। एंड अपनी पढ़ाई करते जाइएगा, ठीक है ना। हाँ बेटा वो ऐसे ही होगा डिवीजन बेटा, बिल्कुल। वो मैंने इसलिए नहीं कराया समय को देखते हुए। आप 1,10,000 माइनस 10% ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे, एक्स निकल जाएगा 1,00,000 और 10% आ जाएगा 10,000, ठीक है ना। चलिए टेक केयर जी, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय बाय।